सुबह का चिकना ससुराल। सुबह के 4:30 बजे जब सारा मोहल्ला सोया हुआ था, तब जागने पर मजबूर थी रिया। अलार्म की आवाज से रिया नींद से जागती है। ये लो, आंख लगे घंटा भर नहीं हुआ कि 4:30 बज गए। एक पंछी तक की आवाज नहीं आ रही है, और आएगी भी कैसे? इतनी गर्मी में बेचारे पंछियों को भी तो सोते सोते 3-4 बज ही जाते होंगे। अब आधे घंटे बाद कोई उठे तो कैसे? पर मैं तो पंछियों की भी महारानी हूं ना, मुझे तो उठना ही पड़ेगा। मुझे अगर उठने में देरी हो गई तो मेरी गीत जैसी सास उठकर खड़ी हो जाएगी। अपनी साड़ी को जरा ठीक करके रिया कमरे से बाहर आती है। अरे क्या हो गया बहू, चीखी क्यों? अभी ये गर्मा गर्म चाय मेरे ऊपर गिर जाती तो क्या भूत देख लिया तूने? मम्मी जी, आज आप 4:30 बजे ही उठ गई। आप तो 5 बजे उठती है ना। हाँ, कर लो बात। मई जून का महीना है, गर्मी सर पर है। अब इस वक्त भी 7-8 बजे तक सोते तो नहीं रह सकते मैं तुम लोगों की तरह। और वो कहते हैं ना, जो सोवत है वो खोवत है। मौसम के हिसाब से हमें खुद की दिनचर्या को भी बदलते रहना चाहिए। चल अब जाकर फटाफट नाश्ते की तैयारी कर ले और भगवान को भोग लगा दे। पर मम्मी जी, अभी तो मैं उठकर आई हूँ, नहाई थोड़ी ना हूँ। ऐसे में रसोई में कैसे जाऊं? हे भगवान, तुम लोगों से उम्मीद भी क्या लगा सकती हूँ मैं। जब नहाई नहीं है तो कमरे से बाहर क्यों आ गई? पता नहीं कि सुबह मुझे मेरा घर चिकना मिलेगा। एक बहू की नींद अभी टूट रही है और दूसरी के दिन रात की खबर ही नहीं है। तभी अंगड़ाई लेती हुई घर की छोटी बहू मीनू अपने कमरे से बाहर आती है। इतनी रात गए कौन और बातें कर रहा? मम्मी जी, आप? भाभी, अब क्या होगा? अब जो है यही है मीनू, चल हम दोनों तैयार हो जाते हैं। यहाँ देवरानी जेठानी अपने अपने कमरों में नहा धोकर तैयार होने जाती है, तो वहाँ घर की सास यानी कि सुजाता घर के सारे खिड़की दरवाजे खोलकर झाड़ू पोछे का काम शुरू कर देती है। पता नहीं कि सुबह मुझे यह घर चिकना मिलेगा, नहाने के बाद भी झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है। सुजाता अपने घर के बाहर झाड़ू लगाते हुए शूज रैक में शूज एडजस्ट कर रही थी। इत्तेफाकन वहां से गुजर रहे मीनू के पापा की नजर उन पर पड़ जाती है। अरे समधन जी, ये सब आप क्या कर रही हैं? ये तो बच्चों के करने वाले काम है। आप छोड़िए, आप झाड़ू। बच्चों की नींद खुले तब तो समझी जी। वैसे आप इतनी सवेरे सवेरे इतने लगेज के साथ कहीं बाहर गांव जा रहे क्या? अरे नहीं समधन जी, कहीं बाहर जाने का प्लान होता तो आपको खबर नहीं करता क्या? वो हमारे कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं, उन्हें स्टेशन से लेने गया था। ये उन्हीं का सामान है। वो लोग पीछे ही आ रहे हैं। समधन जी, वो लोग आपको इस हाल में देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप एक बार अंदर चलिए, मैं बाद में बात करता हूँ मीनू से। और 10 मिनट बाद मेहमानों को ड्रॉप कर सुरेश मीनू के ससुराल पहुंचता है और उसकी अच्छी खासी क्लास लगा देता है। ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं बेटा? तूने अपनी सास के हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया? नहीं बेटा, कल को अगर तेरे भाई की बीवी ने हमारे साथ भी ऐसा किया तो बर्दाश्त कर पाएगी क्या तू? नहीं पापा, आप समझ नहीं रहे, वो बात नहीं है। वो तो मम्मी जी। मुझे कुछ नहीं सुनना बेटा, वक्त पर उठो और हो सके तो अपनी सास के जागने के पहले जाग जाओ। आज तो बड़ी मुश्किल से मैंने बात संभाली है। तुम्हारे मामा मामी भी साथ थे, अगर उनकी नजर समधन जी और उनके हाथ के झाड़ू पर पड़ जाती तो 2 मिनट नहीं लगते बदनामी होने में। लोग क्या कहते हैं, जिसकी बहन अपनी सास से काम करवाती है उसका भाई कैसा होगा? कोई शादी के लिए लड़की नहीं देता तेरे भाई को। हाँ पापा। अपने सड़े दिमाग और फटी आवाज के साथ दोनों देवरानी जेठानी रसोई में पहुंचती है। मेरी आवाज तो मम्मी जी को देखकर चिल्लाने से फट गई भाभी, पर आपकी आवाज ऐसे बैठी बैठी से क्यों आ रही है? 4:30 बजे उठी थी मैं, एग्जैक्ट 4:30 बजे, और जैसे ही बाहर आई तो देखा मम्मी जी बैठकर चाय पी रही है। मेरी तो चीख ही निकल गई। कल तक तो मम्मी जी 5 बजे उठती थी और घर के गंदे होने पर हमारी क्लास लगाती थी, इसलिए आज 4:30 बजे उठ गई कि सबसे पहले झाड़ू लगा दूंगी। पर नहीं, आज मम्मी जी 4 बजे उठकर बैठ गई। अब उनके चक्कर में क्या हम 4 बजे उठे? मुझे तो उठना ही पड़ेगा भाभी, क्योंकि आज जब मम्मी जी झाड़ू लगा रही थी तब पापा ने देख लिया। पास में मायका होने के कई नुकसान होते हैं। सुबह 7 बजते बजते दोनों देवरानी जेठानी मिलकर नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा देती हैं। अरे बहू, तुम्हारी सास नहीं दिख रही। तभी अपने कंधे पर धुले हुए गीले कपड़े लेकर सुजाता बाथरूम से बाहर आती है। ये रही जी, अब दिख गई ना। वो क्या, नहा धोकर 6 बजे तो बहुएं रसोई में गई थी, फिर बर्तन धुलते, 2 बातें होती, फिर जाकर कहीं नाश्ता बनता। ऐसे में कब बेचारे कपड़े धुलते? कल ऑफिस से आते ही करण ने कहा था कि आज उसे मीटिंग में पिंक शर्ट पहननी है, पर ये बात याद किसे रहे?
10 बजे उसकी ऑफिस है, कब ये शर्ट धुलती और कब वो पहनकर ऑफिस जाता है। इसलिए उसके शर्ट के साथ साथ मैंने सारे कपड़े धो दिए। वक्त पर काम हो जाए वो सही रहता है। ये बात बिल्कुल सच्ची कही करण की माँ आपने। माँ के वक्त तो 6 बजे तक हमारे घर का सारा काम हो जाता था, 9 बजे तो लगता था कि दोपहर हो गई है। खैर अब बच्चों की दिनचर्या अलग हो गई है, क्या कहा जा सकता है। और हमेशा की तरह आज भी उतरे हुए चेहरे के साथ दोनों बहुएं सभी को नाश्ता परोसती हैं। ये किस प्लेट में खाना दे दिया तुमने मुझे रिया? मैं तो हमेशा वो मिडिल साइज वाली प्लेट में खाना खाता हूँ ना, वो प्लेट कहाँ है? वो क्या है ना जीत जी, जल्दबाजी में नाश्ता तैयार किया है ना हमने, तो जरूरत के बर्तन ही साफ किए हैं। झाड़ू पोछा और कपड़े का काम तो मैं कर ही चुकी हूँ, अब बर्तन के लिए भी मुझे बोल देती, जाकर ये भी कर देती हूँ। कम से कम मेरे बेटे को खाना तो नसीब हो। अरे मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप क्यों हमारे झूठे बर्तन धोएंगी? आप आराम से यहाँ बैठिए, मैं प्लेट धोकर लाती हूँ। पता नहीं किस सुबह मुझे अपना ससुराल चिकना मिलेगा। यह सब तो उठने के साथ ही कर देने वाले काम होते हैं बहू। अगर तुम दोनों वक्त पर उठती तो ये हड़बड़ाहट होती नहीं, पर तुम दोनों को तो नींद पूरी करनी होती है। जबकि नींद दोपहर में भी ले ही लेती हैं आप दोनों। इन्हें तो मैं कमरे में बताती हूँ। सुबह कहते हैं क्यों मम्मी के पीछे अपनी नींद खराब करती हो, और मम्मी के सामने मम्मी की बोली बोल रहा है। दोपहर का सारा काम निपटाने के बाद जैसे ही रिया अपने कमरे की ओर जाने लगती है, उसे अपनी सास की आवाज सुनाई देती है, जो फोन पर अपनी बहनों से कॉन्फ्रेंस कॉल पर बातें कर रही थी। और कौन करेगा, सारे छोटे बड़े काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं जीजी। इनका क्या है, 1 बजे कपड़े धोएंगी, 11 बजे झूठे बर्तन साफ करेंगी, ऐसे होते हैं क्या काम। सुबह का काम तो सुबह ही हो जाना चाहिए। आप ही बताइए जीजी, हमने क्या घर गृहस्थी नहीं संभाली? सुबह 6 बजे के बाद तो झाड़ू तक नहीं लगती थी हमारे यहाँ। और एक मेरी ये बहू है, क्या कहूँ अब। ये तो सही नहीं है, हमारे 4:30 बजे उठने के बाद भी मम्मी जी को चैन नहीं है। मीनू को बताना पड़ेगा। रिया सीधा अपनी देवरानी के कमरे में जाती है और दोनों देवरानी जेठानी मिलकर इस बारे में बात करती हैं। ठीक है ना भाभी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? हमें पता चल गया ना, मम्मी जी 4 बजे उठती हैं। ठीक है, 4 बजे उन्हें अपना घर साफ चाहिए तो हम कल 3:30 बजे उठ जाएंगे। और ये क्या बात हुई मीनू, इंसान है हम या उल्लू? बिजली विभाग वालों को भी रात को ही बत्ती काटनी होती है, 3 बजे तो लाइट आएगी। आधे घंटे में जब तक एसी से रूम ठंडा होगा तब तक उठने का वक्त हो जाएगा। ठीक है, कल फिर मैं 3:30 बजे उठ जाऊंगी, आप 4:30 बजे उठिएगा। 1 घंटे में जितना काम हो सकेगा मैं कर लूंगी, इसी तरह ऑल्टरनेट कर लेंगे। अगली सुबह मीनू 3:30 बजे उठकर अपने कमरे से बाहर आती है। इतना सन्नाटा है हर तरफ, लगता है किसी हॉरर मूवी की एक्ट्रेस हूं मैं। बस कहीं से एक हाथ निकलने की देरी है। जरा हॉल की लाइट्स ऑन कर लेती हूँ, वरना पता चला डर से यही हार्ट फेल हो गया मेरा। किसी तरह दीवार का सहारा लेकर मीनू स्विच बोर्ड तक पहुंचती है और जैसे ही लाइट्स ऑन करने स्विच पर हाथ रखती है, उसे महसूस होता है कि उसके बगल में कोई और है और पुरजोर से चीख देती है, हे भगवान, अरे बहू मैं हूँ, क्या हो गया? जब देखो तुम दोनों चिखती रहती हो। ये आपने मुंह पर क्या लगाया हुआ है मम्मी जी? सुबह 3 बजे उठ गई थी मैं, आधे घंटे में नहा धोकर तैयार हो गई। फिर सोचा जरा रसोई में जाकर चाय बना लेती हूँ, पर रसोई तो इतनी गंदी कि क्या कहूँ। रसोई के सारे काम किए, फिर मेरी नजर बेसन पर पड़ी जो लगभग खराब ही होने वाला था, तो फिर चेहरे पर लगा लिया। इसी बहाने जरा चेहरे की गंदगी साफ हो जाएगी। अच्छा मम्मी जी, अच्छा कि आपने पैक लगा लिया। अब आराम से अपने कमरे में जाकर लेट जाइए, तब तक मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ। तू करेगी झाड़ू पोछा? काम करने वालों की शक्ल ना अलग ही दिखती है बहू, रहने दे। अगर तुझे अपना ससुराल चिकना रखना होता तो मेरे उठने के पहले ही तू सब कुछ साफ सुथरा कर देती, पर कहाँ मेरी किस्मत में है ये सुख। रोज की तरह अपनी बहुओं को नहाने भेजकर सुजाता झाड़ू पोछे में लग जाती है। नाश्ते के वक्त चौंक से वैसा धुआं नहीं निकल रहा था जैसा धुआं घर की दोनों बहुओं के कानों से निकल रहा था, और इसका कारण था बाहर हॉल में हो रही चर्चा। हो गया, मिल गई शांति? तुझे उठना था ना सुबह 3 बजे, उठ गई? हो गई क्या मम्मी जी खुश? नहीं ना? कैसे बाहर अपने बेटों के साथ बैठकर हमारी चुगली लगा रही हैं? आधे घंटे से वही तो सुन रही हूँ भाभी, मुझसे तो आज ये रोटियां भी नहीं बन रही, इतनी नींद आ रही है क्या कहूँ। तो एक काम करते हैं, आज सभी का नाश्ता परोसने के बाद हम दोनों अच्छे से अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, फिर मैं तुझे बताती हूँ क्या करना है। नाश्ता लेकर रिया और मीनू हॉल में जाती है और देखते हैं कि वहां उनकी सास तो है ही नहीं। ये क्या बात हुई? मम्मी जी इतनी नाराज हो गई कि घर छोड़कर चली गई। अरे
ऐसे छोटी छोटी बातों पर कोई घर छोड़कर जाता है क्या? घर छोड़कर नहीं गई है बहू, वो डाइनिंग टेबल के नीचे पोछा लगा रही है। कह रही थी डाइनिंग टेबल के नीचे जाले हो गए। अब ससुराल को चिकना बहुएं नहीं करेगी तो सास को ही पोछा हाथ में लेना पड़ेगा ना। जी पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, आज ये आखिरी सुबह होगी जो मम्मी जी को उनका ससुराल चिकना नहीं मिला। वादा है ये मेरा। नाश्ते के बर्तन धोने के बाद दोनों देवरानी जिठानी अपने अपने कमरों में जाकर 5-7 घंटे की नींद ले लेती है। मम्मी जी गई है सत्संग में, 7 बजे तक लौटेगी। अभी तो 5 ही बज रहे हैं। एक काम करते हैं, 7 बजे तक रात का खाना बनाकर निपटा देते हैं, क्योंकि उसके बाद हम दोनों को नाइट ड्यूटी पर लगना होगा। छोले पराठे और चटनी बना देती हूँ, बाकी कल के बचे चावल फ्राई कर दूंगी। इससे ज्यादा मेहनत करने में फायदा नहीं है, क्योंकि हम खाने में 56 भोगी क्यों ना परोस दे। मम्मी जी को प्लेट में खाना नहीं, जमीन में सफाई चाहिए। तो आपसे मिलेगी ना भरपूर सफाई। शाम के 7 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। सर पर गमछा बांधे, एक हाथ में झाड़ू लिए और दूसरे में गिला पोछा लिए मीनू दरवाजा खोलती है। ये क्या हुलिया बनाकर रखा है बहू तूने? मेरे पापा को आपको पोछा लगाते हुए ना देखना पड़े मम्मी जी, बस उसी की तैयारी में लगी पड़ी हूँ। अब आप जल्दी से जाकर मुंह धो लीजिए और खाने के लिए आ जाइए। 8 बजे तक अगर आपको डिनर ना मिले तो आपकी तबीयत बिगड़ जाती है ना। 8 से 8-10 भी हो जाए ना मम्मी जी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर रसोई की सफाई भी तो करनी है। आखिर में अपना ससुराल मैं खुद चिकना नहीं करूंगी तो क्या पड़ोसी करेंगे? हैं? ये अचानक क्या हो गया इन दोनों को? सुजाता अपने कमरे में जाती है और बाथरूम से मुंह धोकर जैसे ही बाहर निकलती है, कमरे में उड़ती धूल के कारण उसे खांसी आनी शुरू हो जाती है। ये इतनी धूल मिट्टी कहाँ से आ रही है? यहाँ से मम्मी जी, अलमारी के ऊपर हूँ मैं, देखिए। आप कहती है ना आप अपने ससुराल को चिकना रखती है। ये कैसे सफाई है मम्मी जी की अलमारी के ऊपर इतनी धूल जमी पड़ी है। वैसे आप ना फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ सब संभालूंगी। पापा जी और बाकी सब भी आ गए हैं, अब आप बाहर जाकर आराम से हम दोनों बहुओं की चुगली कर सकती हैं। मीनू सभी को डिनर परोसती है। आपस में बातें करते हुए सभी डिनर कर रहे थे कि पूछा लिए रिया वहां पहुंच जाती है। जरा पैर तो ऊपर करो करण, देखो तुम्हारे पैर में कितनी धूल लगी पड़ी है। इस धूल से फर्श फिर से गंदा हो गया। उफ, अब फिर से सफाई करनी पड़ेगी। अरे डिनर के समय ही तुम्हें पोछा लगाना है क्या? ये काम सुबह करने के होता है। बस कर दी ना गलत बात आपने करण जी। सुबह हमारी होने कहाँ देती है मम्मी जी, उठते ही उन्हें सफाई चाहिए होती है। छोड़िए, आप नहीं समझेंगे। क्या प्रेम जी बताइए, ये आपने कैसे चटनी डाली है प्लेट में? पूरी प्लेट गंदी हो गई है। ऐसे कैसे मेरा ससुराल चिकना बनेगा? आप इस प्लेट को छोड़िए, मैं आपके लिए दूसरी प्लेट लेकर आती हूँ। अरे प्लेट में खाना खाऊंगा तो प्लेट तो गंदी होगी ना। पर इस घर में ये नियम थोड़ी ना चलते हैं देवर जी। पापा जी, मम्मी जी और आप सबका भी तो यही कहना है, ससुराल चिकना होना चाहिए। बस सुबह सुबह मम्मी जी को सब कुछ साफ सुथरा मिल सके, उसी की कोशिश में तो लगे पड़े हैं हम दोनों। आप प्लीज कोऑपरेट कीजिए। रिया रसोई में जाकर एक साथ प्लेट लेकर आती है और अपने पति की आधी खाई हुई प्लेट को रिप्लेस कर देती है। खैर इसी तरह थोड़ी बहुत प्रॉब्लम के साथ सभी डिनर कंप्लीट कर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कोई आराम से अपने बिस्तर पर पड़ा फोन चला रहा था, कोई हॉल में बैठा टीवी देख रहा था। चलो मीनू, काम पर लग जाओ। मीनू अपने कमरे से वैक्यूम क्लीनर निकालकर सबसे पहले अपने पति के ही चारों ओर घुमाना शुरू कर देती है। अरे ये क्या कर रही हो मीनू? तुम बिस्तर पर सोया हुआ हूं मैं, दिख नहीं रहा क्या? और यहाँ कौन सी गंदगी दिख रही है तुम्हें? गंदगी तो है प्रेम, तुम्हें अभी नहीं दिखेगी, पर सुबह जब मम्मी जी उठकर हमारी कंप्लेंट तुमसे करेगी ना, तब तुम्हें जरूर गंदगी दिखेगी। और हाँ, जरा ठीक से सो, वरना चादर पर सिलवटें आ जाएंगी। और मम्मी जी को सब कुछ सुबह चिकना चाहिए ना। यहाँ मीनू अपने काम में लगी थी तो वहां रिया कौन सा पीछे हटने वाली थी। अपना पोछा लिए रिया टीवी पोछना शुरू कर देती है। अरे टीवी के सामने खड़ी होकर कौन सी खुदाई कर रही है? तो निकल जाएगा टीवी, अब हट भी जा वहां से। पापा जी बस हो गया, आप मुझे जरा रिमोट पास कीजिए तो। आधे से ज्यादा धूल तो उस रिमोट में होगी। अब मेरे ससुराल को चिकना नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा पापा जी? और हाँ, अभी ना आप दोनों कुछ देर हॉल में बैठेगा। आपकी कमरे का बिस्तर खोल दिया है मैंने, तो उसे लगाना भी तो होगा। तुमने हमारा बिस्तर खोल दिया बहू? यह क्या बात हुई? हम सोएंगे कहाँ? और इतनी रात में तुम्हें हमारा बिस्तर क्यों खोलना था? मम्मी जी वो क्या है ना, आपके कमरे का बिस्तर फ्लोर टच वाला है, उसके नीचे झाड़ू झा ही नहीं रहा था। मैंने वैक्यूम क्लीनर से भी ट्राई किया पर कोई काम नहीं बना, तो मैंने और मीनू ने मिलकर आपके बिस्तर को खोल दिया। इसी बहाने अंदर तक सफाई हो जाएगी। अब तो लगता है बहुएं इस घर को चिकना बनाकर मानेंगी।
बची हुई सफाई और बिस्तर को वापस लगाने में रात के 1 बज जाते हैं और फाइनली सभी को अपने अपने बिस्तर नसीब होते हैं। पर यहाँ सुजाता की आंख लगती है, वहां रसोई से बर्तनों की आवाजें आनी शुरू हो जाती है। हे भगवान, अभी तो मेरी आंख लगी थी। और फाइनली 2 बजे सुजाता सोती है। जैसे ही 3 बजते हैं उसकी दोनों बहुएं उसे जगाने आ जाती हैं। मम्मी जी उठिए ना। मम्मी जी, आप अब तक सो रही हैं, ये गलत है ना मम्मी जी। आपका चिकना ससुराल आपका इंतजार कर रहा है। क्या बोल रही हो तुम दोनों? कोई सपना तो नहीं देख रही, इतनी नींद आ रही है। अरे सोने तो कल बात करते हैं। ऐसे कैसे मम्मी जी, आप भूल गई क्या? आपको तो हमसे पहले जागने की आदत थी। देखिए आज हम दोनों नहा धोकर तैयार हैं और आप सो रही हैं। अरे शर्म कर लो जरा, 2 बजे तो आंख लगी है मेरी। कम से कम 6 घंटे की नींद तो लूंगी ना। 8 बजे के पहले मुझे उठाने मत आ जाना। रोज तो आप आराम से 9 बजे तक सो जाती थी मम्मी जी, इसीलिए 3 बजे उठना आपके लिए भारी नहीं था। और आपके चक्कर में हर रोज 2-3 बजे सोने के बाद हमें 3:30-4 बजे उठना पड़ रहा था। तो आज तो हम आपको सोने देंगे नहीं। समझ गई बहू, समझ गई। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अभी ससुराल तुम दोनों का है, जैसे समझ आता है वैसे चलाओ। माँ आंखें खोलो माँ, ये क्या हो गया मेरी माँ को? माँ को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, मैं माँ को ऐसे नहीं देख सकता। मुझे कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं जाना मुझे। बस इस लड़के को बोलो अपनी जिद छोड़ दे। मैं दूसरी बिरादरी की लड़की को नहीं ला सकती इस घर में। देखो उसके आने से पहले इतना कलेश हो चुका है। मनहूस है वो लड़की, मनहूस। माँ शांत हो जाओ, आप पहले ठीक हो जाओ फिर बात करते हैं। डॉक्टर, माँ ठीक तो हो जाएगी ना? वो ठीक ही है, बस तनाव है, उसी वजह से थोड़ी कमजोरी आ गई है। आप लोग उन्हें रेस्ट लेने दें। उसी शाम घर पर माँ वो अच्छी लड़की है, शहर में रहती है, फिर भी घमंड नहीं है किसी बात का। पढ़ी लिखी है, घर के कामकाज जानती है, और क्या चाहिए आपको? क्या गारंटी है कि अपनी बिरादरी वाली लड़की ठीक से रहेगी? अच्छा फिर एक काम करो, कल शोना को ले आओ बस। सच? माँ सच कह रही हो ना? पक्का? कब, कितने बजे? हाँ भाई सच कह रही हूँ, कल शाम उसे ले आना। मैं भी तो देखूं कौन है ये लड़की जिसके लिए तू अपनी माँ से लड़ पड़ा। अगले दिन शोना रीना के घर आती है उससे मिलने। नमस्ते आंटी जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। तो तुम हो वो जिसने जादू किया है मेरे बेटे पे, हैं? जी मैं कुछ समझी नहीं। अरे मजाक बेटा मजाक। खैर ऋषि तो मान ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि तुमसे मिल ही लूं। अरे ऋषि बेटा जरा मेरी दवाई लाना और पानी भी। हाँ जी माँ। ऋषि दवाई लेने जाता है। सुन लड़की, तू अभी 29 साल की है, शादी की उम्र निकली जा रही है। हम अपनी बिरादरी में ही शादी करवाते हैं और तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि अगर तू मेरे बेटे को छोड़ दे। आंटी जी मैं आपकी हर बात मानूंगी, पर ये नहीं होगा। करूंगी तो मैं ऋषि से ही शादी, और आप खुद मेरी आरती उतारेंगी दरवाजे पे, ये मेरा वादा है। प्रणाम। इतना कहकर शोना वहां से चली जाती है। इतने में ऋषि हॉल में आता है और देखता है कि शोना तो चली गई। माँ शोना कहाँ है? अरे मैंने कहा था वो ठीक लड़की नहीं है, देख वो तो पहले ही भाग गई। वैसे तो शोना ऐसी है नहीं, पर ठीक है, मुझे अभी कुछ नहीं कहना। माँ आप इतना समझ लो, शोना ही इस घर की बहू बनेगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं हमेशा आपकी सुनता आ रहा हूँ, पर इस बार नहीं। माँ मैं इंस्टा देखना बंद कर दूंगा, रील्स भी नहीं घुमाऊंगा, पर प्लीज़ मेरी ये बात मान जाओ। नो नेवर, कभी नहीं। तो फिर ठीक है माँ, आप अपनी जिद पर रहो और मैं अपनी। अगले दिन घर की डोरबेल बजती है और रीना जाके दरवाज़ा देखती है। सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये लड़की और तूने ऐसे? अरे नालायक गधे, सारी दुनिया में तुझे यही बस मिली, और तू कल मुही। देखिए आंटी, सॉरी मम्मी जी, मैंने तो कल ही कह दिया था कि शादी करूंगी तो सिर्फ ऋषि से।
अब आपने हल्के में ले लिया तो इसमें मेरा क्या फॉल्ट। चलिए अब ये सब छोड़ दीजिए और बहू का गृह प्रवेश करवाइए। ना चाहते हुए भी रीना को शोना का गृह प्रवेश करवाना पड़ा। शोना वैसे थी तो गुणवान, घर के बाहर के सारे काम करती थी। धीरे धीरे रीना ने भी उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। एक दिन शोना और ऋषि बैठे थे कि ऋषि के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। शोना ऋषि को फ़ोन देते हुए कहती है, ऋषि ये क्या मैसेज आया है तुम्हें? कौन से अकाउंट से पैसे डेबिट हुए हैं? अरे शोना, ये ना मेरा सैलरी अकाउंट है। क्यों, क्या हुआ? अच्छा जी, तो यहाँ मुझे महीने में सिर्फ 10,000 मिलते हैं घर चलाने और अपने खर्चे के लिए, और आप अपने पास सारे पैसे लेकर बैठे हैं। वाह वाह ऋषि। अरे शोना, मेरी प्यारी शोनू, ऐसी कोई बात नहीं है, सब तुम्हारा ही तो है। बस बिल्स भरने होते हैं और खर्चे मैनेज करने होते हैं, तो मैं तुम्हें महीने में 10,000 दे देता हूँ। हाँ हाँ, एक तुम ही तो हो पढ़े लिखे, मैं तो गंवार हूँ ना, यही कहना चाहती हो ना तुम? और क्या सोचते हो कि मैं तुम्हारे पैसे उड़ा दूंगी? हाँ, है ना? और इतना कहकर शोना रोने का नाटक करने लगती है। अरे मेरी शोनू, इसमें रोने वाली क्या बात है? अच्छा बाबा, ये लो इस अकाउंट का कार्ड, बस। अच्छा, मुझे बेवकूफ़ समझाए क्या? हम अगर साथ रहते, मैं तुम्हारे लिए सब करती हूँ, अर्धांगिनी हूँ तुम्हारी, जॉइंट अकाउंट करवाओ। अच्छा बाबा, करवा देता हूँ, बस अभी जाके एप्लीकेशन करके आता हूँ। अभी तो एक बार मुस्कुरा दो। और ऐसे शोना ने ऋषि के अकाउंट से पैसे ऐसे उड़ाए जैसे देश की जनता जियो के डेटा पैक को उड़ाती है। ऋषि तो शोना की हर बात को मानता और शोना भी अब धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाने लगी थी। एक दिन सब खाना खा रहे थे कि मुझे कल शाम को कुछ दिनों के लिए मुंबई जाना होगा, मेरी मीटिंग है। आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊँगा। अरे बेटा, तू बहू को भी ले जाता? अरे नहीं माँ, वो वहाँ पर अकेली क्या करेगी, और तुम्हारी सेवा कौन करेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। माँ जी को अकेली छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगी। माँ जी, आपकी सेवा में ही मेरी खुशी है। हाय मेरी बहू, सबसे अच्छी है ये। मैं खुद ढूंढती ना तो भी मुझे तेरे जैसी बहू नहीं मिलती। अरे बुढ़िया, तुझसे तो मैं अपना बदला लूँगी, बस देखती जा। सेवा कौन किसकी करता है मैं बताती हूँ तुझे। अगली सुबह ऋषि मुंबई के लिए निकल जाता है। उस दिन सुबह 5 बजे उठकर शोना उसे चाय देती है, पर उसके जाने के बाद, ऐ सुन। किससे बात कर रही है बहू? तुझसे बात कर रही हूँ बुढ़िया, कम सुनाई देता है क्या? ये तो कैसे बात कर रही है मुझसे? अरे तो तुझसे बात ऐसे नहीं करनी चाहिए, तू बात करने के लायक भी है क्या? हाँ, पर क्या करे, ये अलग होने के लिए राजी भी तो नहीं होते। बहू तो ये क्या बोलती जा रही है? रुक, अभी ऋषि को कॉल लगाती हूँ। कोई किसी को फोन नहीं लगाएगा। चल मेरे लिए नाश्ता बना और फिर घर की सफाई में लग जाना। आज कपड़े भी धोने हैं, मशीन में नहीं धुलेंगे समझी, हाथ से ही धोना सिर्फ। अरे बहू, मेरे जोड़ों में ताकत ही नहीं बची। क्यों? जुबान में तो बहुत ताकत है ना। फिर क्या बोलती थी? ओह, तुम तो दूसरी बिरादरी की हो, मेरे बेटे से कभी शादी नहीं होने दूंगी। चल अब जल्दी से सफाई करना शुरू कर दे। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। उम्र के कारण रीना जी से काम भी नहीं हो पाता था और वो बिस्तर पकड़ लेती है। बहू जरा आना तो। क्या है? हाँ? और ये क्या आराम फरमाया जा रहा है? 2 दिन में ही ये हाल हो गया। पहले तो बड़ा मुंह टेढ़ा कर कर के बात करती थी, अब क्या हुआ? हाँ? अब कहाँ गई वो आवाज? बहू, तो अब भी पहले की बातों को लेकर नाराज है तो मुझे माफ कर दे बेटा। मैं तो बस अपने बेटे का भला चाहती थी, तेरे लिए मेरे मन में कोई गलत बात नहीं थी। बस जात बिरादरी समाज, तू समझ सकती है ना बेटा। पर तू भी तो जानती है कि जब से तू इस घर में आई है, तुझे तो ऋषि से भी ज़्यादा प्यार दिया है मैंने। पहले की बातों के लिए मुझे माफ़ कर दे बेटा, पर मुझे दवाइयाँ दे दे, मेरी तबीयत बहुत खराब है। माफ़ी चाहिए? माफ़ी चाहिए बुढ़िया को? बोल क्या करेगी माफ़ी पाने के लिए?
कुछ भी जो तू बोले। अच्छा ठीक है, फिर ये घर मेरे नाम कर दे। क्या घर? बेटा ये तो तेरे ससुर जी की आखिरी निशानी है, इसे कैसे दे दूं? ठीक है, फिर रहो बिस्तर पर, मुझे क्या। हाँ अच्छा बहू, मैं सब कर दूंगी, बस तू मुझे दवाइयाँ ला कर दे दे। ये सब ऋषि दूर खड़ा दरवाजे से देख रहा था। ये दृश्य देखकर ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहां से चला गया और उसके मन में एक आइडिया आया। कुछ देर बाद ऋषि एक घर के बाहर खड़ा हो गया और अंदर देख रहा था। दूर से तो आम घरों की तरह ही था, वहां भी पति पत्नी रहते थे, पर थोड़ी ही देर में वो देखता है कि वो आदमी अपनी पत्नी पर चिल्लाता है और घर से चला जाता है। ऋषि तुरंत उस घर में घुस जाता है और उस औरत के पास जाकर कहता है, प्रणाम माँ, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं होगा, मैं ऋषि हूँ, आपकी बेटी शोना का पति। कौन शोना? कौन सी बेटी? मेरी तो कोई औलाद ही नहीं है। आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। माँ प्लीज़, आपको मेरी मदद करनी होगी। मेरी शोना शादी से पहले तो बहुत अच्छी थी, पर न जाने क्यों अब वो मेरी शोना नहीं रही, उसे सिर्फ पैसा दिखता है। बेटा मुझे पता है कि शोना क्या कर रही है, और मुझे ये भी पता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तुम्हें सच्चाई नहीं पता है। शायद पता लग जाए तो तुम्हें समझ में आएगा कि मामला क्या है। अच्छा ऐसी बात है, तो बताइए फिर आखिर बात क्या है। मैं, शोना और शोना के पापा इस घर में करीब 30 साल से रह रहे हैं। शोना है तो अपने पापा की लाडली, पर उसे कभी वो दर्जा नहीं दिया गया जैसा बेटियों को देना चाहिए। उसके पापा थोड़े अलग किस्म के हैं। वो सोचते हैं कि जब वो कमाते हैं तो हर खर्च भी वही देंगे। मुझे एक एक पैसे के लिए तरसाते थे वो। अपनी बेटी के साथ उसके बचपन में तो अच्छे थे, पर जैसे ही वो बड़ी होती गई उस पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया। ओह गॉड, ये तो मुझे सोना ने कभी नहीं बताया। फिर क्या हुआ? कभी फ़ोन ले लेना, जल्दी शादी कराने की धमकी, कोई दोस्त ना रखने का प्रेशर, ये सब करते थे वो। शोना जॉब भी करती थी, पर जॉब भी चली गई उसकी, और तब उसे ताने मारने लगी। उनका गुस्सा ही कुछ अलग था उसकी तरफ, जैसे कि उनकी नाकामयाबी का कारण ही शोना थी। तब से शोना ने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, वो कभी अपने पति पर आंख बंद करके उसकी बात नहीं मानेगी और अपने ससुराल में अपना खौफ बना के रखेगी। थैंक गॉड मुझे आपसे ये सब पता चला माँ। देखता हूँ मैं शोना को कैसे समझाऊँ। हाँ बेटा, अब तुम चलो। मुझ जैसी औरत के पास इतना भी नहीं है कि दामाद के हाथ में शगुन भी पकड़ा सकूं। हम गृहिणियों की यही तो कहानी होती है। नहीं नहीं माँ, आप ऐसा कुछ मत सोचिए, अब मैं चलता हूँ। इतना सुनकर ऋषि वापस अपने घर जाता है, जहाँ उसकी माँ बीमार हालत में पानी ले रही थी, पर हाथ से ग्लास छूट गया। सोना उस पर जैसे ही चिल्लाने लगती है, ऋषि सामने आता है। ऋषि आप कब आए? आप तो कल आने वाले थे ना? मैं जानता हूँ, और मुझे ये भी पता है कि तुम ये सब क्या और क्यों कर रही हो। बेटा बेटा मुझे बचा ले इससे। देखा मैं ना कहती थी तुम्हें। माँ ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी वही शोना है, बस थोड़ा घबरा गई है ना शोना? शोना हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं, पर याद रखना ये घर ना मेरा है ना तुम्हारा। ये घर मेरी माँ का है और तुम कभी उनके खिलाफ नहीं जा सकती। शोना की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि ऋषि को पता चल चुका है उसके अतीत के बारे में। वो रीना और ऋषि से माफ़ी मांगती है और अपने बहू होने का फ़र्ज़ भी निभाने लगी। वो जॉब भी करने लगी और उसने अपनी सेविंग से अपना खुद का एक छोटा सा घर भी ले लिया।